Next, labor turnover. Labor turnover is the rate at which employees leave a company, and this rate should be kept as low as possible. The cost of labor turnover can be divided into preventive and replacement costs. ठीक, लेबर टर्नओवर क्या कहानी हो रही है, क्या कह रहे हैं कि भैया आपकी कंपनी से, आपकी फैक्ट्री में से लेबर कितना जल्दी जल्दी काम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तेजी से छोड़ के जा रहे हैं या नहीं, सालों साल वही काम कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि लेबर आपकी कंपनी से कितना खुश है, आपकी कंपनी में काम करने में वो कितना मुतमईन अपने आप को फील कर रहा है, हाउ मच इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग सैलरी, रिगार्डिंग द वर्क एनवायरनमेंट, रिगार्डिंग सेफ्टी, रिगार्डिंग बोनस इंसेंटिव्स, बीइंग मोटिवेटेड टू डू वर्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेबर टर्नओवर में दो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, एक है प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर तो लेबर जल्दी जल्दी छोड़ के जा रही है तो जाहिर है जो छोड़ के जा रही है तो उस जगह को, उस पोस्ट को, उस जॉब के लिए किसी और को तो रखना पड़ेगा ना। अब उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करो, एड्स पोस्ट करो, और फिर एड्स में से जो इतने फॉर्म्स रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसमें छांटी करो, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाओ, फिर दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाओ, फिर रखो, फिर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब इतने सारे प्रोसेसेस के से गुजरने के लिए ऐसे फ्री में थोड़ी हो जाता है, फ्री में नहीं होता कुछ। तो उसके लिए बंदा हायर करना पड़ता है, टाइम लगता है, और फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, लेबर छोड़ के ना जाए, क्योंकि लेबर छोड़ के चला गया तो रिप्लेसमेंट का खर्चा आ जाएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको खर्चा करना पड़ेगा, और उसको कहते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट, कि ताकि लेबर छोड़ के ना जाए आप इसलिए खर्चा कर रहे हो, आप उसकी ट्रेनिंग सेशंस रखवा रहे हो, आप उसको मोटिवेटेड रख रहे हो तो उसके लिए ट्रेनर को बुला रहे हो, आप उसको इंसेंटिव या बोनस दे रहे हो, पैसे जा रहे हैं ना, कॉस्ट है। फिर आप उसको सेफ्टी एंड वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको एनवायरनमेंट में, अपने वर्क एनवायरनमेंट शायद कोई शशके दे रहे हो, कोई लेवरेज दे रहे हो, तो ये सब प्रिवेंटिव कॉस्ट, ताकि वो छोड़ के ना जाए। और अगर वो फिर भी छोड़ के जाने की धमकी दे दे तो उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो कि भैया मत जा, मैं बढ़ा देता हूँ 1000 रुपये, की फर्क पैंता, छोड़ के मत जाना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर, लेबर क्यों छोड़ के जाती है। नंबर 1, illness or accidents. Number 2, family move away from the locality. Number 3, marriage, pregnancy, difficulties with child care provision. Number 4, retirement or death. तो ये यूजुअली फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लेबर भाग जाती है। इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पेइंग अ लोअर वेज रेट, requiring employees to work in an unsafe or stressful conditions, requiring employees to work अनकंजेनाइल आवर्स, यानी कि गैर ज़रूरी लेट नाइट्स तक आप रुकवा रहे हो, गैर ज़रूरी वक्त में, गैर मुनासिब वक्त में। Poor relationships between management and staff, lack of opportunity of career enhancement, requiring employees to work in inaccessible places, discharging employees for misconduct, बैड टाइम कीपिंग और अनसूटेबिलिटी। हो सकता है कुछ लेबर बदतमीज निकले, टाइम का पाबंद ना हो, बिला वजह तंग कर रहे हैं, केओस क्रिएट कर रहे हैं। एक वो कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कोई एक गंदी मछली आ गई आपकी टीम में तो आप उसको किक आउट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, मेजरिंग लेबर टर्नओवर। मेजरिंग लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला रिप्लेसमेंट्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अ पीरियड, याद रखिएगा। Alright, here is a sum. You can try this out. It's very easy. Just know your formulas. You have been given the data. Apply the data to the sum using the formula and you're good to go. इसमें कोई complicated चीज़ नहीं है। ठीक, ये बाकी की कहानी आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट्स, अब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या कहा जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, प्रिपेयर द वेजेस कंट्रोल अकाउंट फॉर द वीक। वेजेस कंट्रोल अकाउंट बना दो भैया। अब वेजेस कंट्रोल अकाउंट में क्या चीज़ें दी हुई हैं, डिटेल्स क्या दी हुई हैं कि वीकली पेरोल है 750 एम्प्लॉइज़ का एट अ फैक्ट्री, 750 एम्प्लॉइज़ हैं और इनका हफ्ते का 750 एम्प्लॉइज़ हैं और इनका हफ्ते का क्या बनाना है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। कैसे बनाएंगे, पहले तो इन्होंने डिवाइड कर दिया कि भाई कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं डायरेक्ट वर्कर्स और कुछ होते हैं जिन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट वर्कर्स।
डायरेक्ट वर्कर्स बोले तो जो डायरेक्टली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट वर्कर्स जो इनडायरेक्टली इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली जैसे कि मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, एडमिन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ओवर टाइम लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी टाइम पहले लिखा हुआ है, इसके चार्जेस, फिर ओवर टाइम का बेसिक वेज एंड देन प्रीमियम, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे, आइडल टाइम, ये सब कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ रहा है, नेट वेजेस पेड टू द एम्प्लॉइज। ठीक हो गया। और हमें कहा जा रहा है कि भैया इसकी वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाओ, तो हमें क्या करना है, wages control account acts as a sort of collecting place for net wages paid and deductions made from the gross pay. The gross pay is then analyzed between direct and indirect wages. First step is to determine which wage costs are direct and which are indirect. The direct wages will be debited to the work in progress account and indirect wages will be debited to the production overhead account. Point to be noted. ये चीज़ अपने पास नोट कर लीजिए, इट्स अ रूल कि जब भी डायरेक्ट लेबर की वेजेस कॉस्ट आपके सामने आएगी तो आपने उसको कहाँ डेबिट करना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। ठीक हो गई बात। और जब भी आपके पास इनडायरेक्ट वेजेस आएंगे तो उनको कहाँ डेबिट करना है, इन द प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। ठीक, बात समझ आई। फिर आगे क्या लिख रहे हैं, there are in fact only two items of direct wages in this example: the ordinary time, basic overtime wage rate paid to direct workers. All other payments including overtime premium are indirect wages. Point to be noted. Direct wages में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, नंबर 1 ordinary time, नंबर 2 basic rate of overtime. बेसिक रेट ऑफ ओवर टाइम जो अभी हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे ये देखो, बेसिक वेज ऑफ ओवर टाइम और ये ऑर्डिनरी टाइम, ये दोनों कहाँ फॉल होंगे, डायरेक्ट में। और प्रीमियम और इसके अलावा ये जितने भी हैं ये सब कहाँ फॉल होंगे, इनडायरेक्ट में। ऑल अदर पेमेंट्स इंक्लूडिंग द ओवर टाइम प्रीमियम आर इनडायरेक्ट वेजेस. The net wages paid are debited to the control account and the balance then represents the deductions which have been made for tax, सोशल इंश्योरेंस एंड सो ऑन। ये जो आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, कि ये यहाँ पे ग्रॉस पे 56,665 है और नेट पे 45,605 है, तो ये फ़र्क, ये बीच का गैप कहाँ गया, बीच की अमाउंट कहाँ गई, वो बीच की अमाउंट एज अ इंश्योरेंस, एज अ टैक्स, वो सब में डिडक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी देखें ग्रॉस पे और नेट पे में फ़र्क है। अच्छा जी, अब हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट पे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें आ रही हैं और क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ें आ रही हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने है कि बैंक नेट वेजेस पेड इतना, डिडक्शंस कंट्रोल अकाउंट्स ये आ गया आपके सामने, वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट लेबर 44,700, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में इनडायरेक्ट लेबर ये आ गया, ओवर टाइम प्रीमियम आ गया, शिफ्ट अलाउंस, सिक पे, आइडल टाइम, ये सब किस में फॉल हो रहे हैं, इनडायरेक्ट में फॉल हो रहे हैं, विच इज़ प्रोडक्शन ओवरहेड। और डायरेक्ट लेबर कहाँ फॉल हो रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में। यहाँ पे आपको टोटल आ गया 89,140 और इसी टोटल को यहाँ पे भी लिख दिया गया है क्योंकि 69,825 इज लेस देन 89,140, therefore credit side is heavier. Credit side is heavier, so therefore we are having a credit balance which is डिडक्शंस कंट्रोल अकाउंट। इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 89,140 which is this amount minus 69,825 which is this amount, you will get this. This is how you are going to represent a wages control account. ओके ये चीज़ बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें फॉल हो रही हैं और क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें फॉल हो रही हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपसे कोई भी एक छोटा सा पार्ट पूछा जा सकता है कि आइडल टाइम कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगा और कितनी अमाउंट से होगा, छोटा सा सवाल है। तो अगर आपको पूरा वेजेस कंट्रोल अकाउंट का की नो हाउ नहीं होगी तो आप वो छोटा सा एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं और इनडायरेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सो डायरेक्ट में हमारे पास डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉइज वेज इन वीक 5 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये सारा डेटा गिवन है और हमसे रिक्वायरमेंट क्या कह रही है, एस्टैब्लिश विच कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट एंड विच आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब कैसे पता चलेगा, बेसिक पे अभी अभी पढ़ा, बेसिक पे डायरेक्ट है,
ठीक है। फिर पे एट द बेसिक रेट फॉर ओवर टाइम, ये भी अभी अभी पढ़ा कि डायरेक्ट है। फिर ओवर टाइम शिफ्ट प्रीमियम इनडायरेक्ट है। बोनस पेमेंट इनडायरेक्ट है। लेट्स सी हम लोग सही हैं या गलत है, आंसर देखते हैं। आइटम्स ए एंड बी आर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। आइटम्स सी is usually classed as an overhead expense rather than a direct cost, and then D क्या बोल रहा है, D किधर गया, अल्लाह भला करे आपका। ओवर टाइम प्रीमियम, हाँ D। ग्रुप बोनस स्कीम पेमेंट्स D यूजुअली ओवरहेड कॉस्ट, ये भी इनडायरेक्ट में फॉल होता है। ठीक, तो हमारा जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त। ऑलराइट, आई वुड लाइक यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस सम। मगर ये सब होगा नहीं आपसे, क्यों? क्योंकि इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, स्किल्ड वर्कर्स एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। सो लेट्स गो थ्रू दिस सम कि ये सम क्या कह रहा है। जाफा कंपनी एम्प्लॉयज 2 टाइप्स ऑफ लेबर, स्किल्ड वर्कर्स कंसिडर्ड टू बी डायरेक्ट वर्कर्स। सवाल में बता दिए कि स्किल्ड वर्कर्स बोले तो डायरेक्ट वर्कर्स, एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स कंसिडर्ड टू बी इनडायरेक्ट वर्कर्स। ये भी बता दिए कि सेमी स्किल्ड जो है वो इनडायरेक्ट कहलाएंगे। स्किल्ड वर्कर्स आर पेड $10 पर आवर। स्किल्ड वर्कर्स को कितनी पे मिल रही है, $10, एंड सेमी स्किल्ड $5 पर आवर। ठीक हो गई बात। द स्किल्ड वर्कर्स हैव वर्क 20 आवर्स ओवर टाइम दिस वीक, 12 hours on specific orders and 8 hours on general overtime. Overtime is paid at a rate of time and a quarter. Semi-skilled workers have worked 30 hours overtime, 20 hours for specific order at a customer's request, and rest for the general purpose. Overtime again is paid at a time and a quarter. What would be the total overtime pay considered to be a direct cost for the week? यानी सिर्फ direct cost को specifically identify करना है और calculate करना है। कैसे करें? Let's see. हमें सीधी सी बात यहाँ बता दी गई है, एक हमें हेल्प दे दी गई है कि स्किल्ड वर्कर्स बोले तो डायरेक्ट वर्कर्स, तो डायरेक्ट वर्कर्स स्किल्ड वर्कर्स का जो भी कॉस्ट होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। मगर क्या स्किल्ड वर्कर्स का ओवर टाइम डायरेक्ट होगा? आगे देखते हैं। स्किल्ड वर्कर्स स्पेसिफिक ओवर टाइम 12 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.25। क्या कहा था मैंने? टाइम एंड अ क्वार्टर बोले तो 1.25। खत्म बात, सीधी कहानी आ गई यहाँ पे 150। जनरल ओवर टाइम 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड जनरल ओवर टाइम का फिर इन्होंने बेसिक और प्रीमियम अलग अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि बेसिक रेट डायरेक्ट कॉस्ट में फॉल करेगा और प्रीमियम इनडायरेक्ट कॉस्ट में फॉल करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। इवन दो स्किल्ड वर्कर्स डायरेक्ट वर्कर्स हैं, इनका जो ओवर टाइम है वो भी डिवाइड हो रहा है बेसिक में और प्रीमियम में। और क्या कहा जा रहा है कि बेसिक कहाँ जाएगा, डायरेक्ट में, और प्रीमियम कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट में। सेमी स्किल्ड वर्कर्स स्पेसिफिक ओवर टाइम 20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक हो गया, 1 एंड अ क्वार्टर, टाइम एंड अ क्वार्टर की कहानी। जनरल ओवर टाइम 10 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। स्पेसिफिक को डायरेक्ट में डाला गया, जनरल ओवर टाइम को इनडायरेक्ट में डाला गया। यानी कि सेमी स्किल्ड वर्कर्स हालांकि इनडायरेक्ट वर्कर्स कहलाते हैं, फिर भी इनके जो स्पेसिफिक ओवर टाइम है वो डायरेक्ट कॉस्ट में डाला गया है, और जो जनरल ओवर टाइम है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में डाला गया। क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है एंड वी आर गुड टू गो। इसके सारे बैक साइड क्वेश्चंस आपने ट्राई आउट करने हैं और इसकी रिविजन किट भी सॉल्व करनी है। Signing off for today. Have a good day. Allah Hafiz.